अस्सलामुअलैकुम। पाक 301 में अभी तक हम 13 लेक्चर को पढ़ चुके हैं, जिसमें 1857 से लेकर 1947 तक की हिस्ट्री मौजूद है। इस पीरियड के दरमियान ब्रिटिश इंडिया ने इंडिया पर जो क़वानीन लागू किए हैं उसको आज हम पढ़ेंगे, और टॉपिक का नाम बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, जिसमें सबसे पहले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर 1892, फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 1935। आगे बढ़ने से पहले ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। टॉपिक में बार बार इस्तेमाल होगा लेजिस्लेशन, जिसका मतलब होगा लॉज यानी कानून। गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही चीज़ होगी अगर, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बार बार इस्तेमाल होगा और इसका मतलब होगा मिनिस्टर्स यानी वज़रा, जो हम आजकल कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। पहला एमसीक्यू यहाँ से ये आता है कि फर्स्ट लेजिस्लेशन है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ पे लेजिस्लेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो इसका मतलब ये पहला कानून है किसकी तरफ से? ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ये पहला है तो इससे पहले कौन बनाते थे? तो इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कानून बनाती थी, और 1858 में उसका पावर ख़त्म हो गया। उसके बाद डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पावर संभाल लिया और पहला कानून बनाया 1861 में, जिसका नाम बना इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सबसे पहला जो पॉइंट है, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसको हमने मिनिस्टर्स बोला, और ये 1861 से पहले 3 मेंबर होते थे। ये अंडर काम करेंगे गवर्नर जनरल यही वायसराय। दूसरा पॉइंट है, ये जो फार्मिंग डिपार्टमेंट है ये डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे वायसराय। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिनिस्टर ये इंडिया के ऊपर फोकस करेगा। कोई मसला हुआ तो वो खबर करेगी गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल खबर देगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, जो कि बरतानिया में बैठा होगा, और वो फिर उसका हल तलाश करके क्वीन या किंग के साथ मशवरा करेगा। इसके अलावा फॉरेन डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टली अंडर वायसराय आ गया, और चीज़ें जो है वो तो खबर करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लेकिन अगर फॉरेन डिपार्टमेंट का कोई मसला है तो वो डायरेक्ट इंडिया से ही वो हल करेगा। और जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसके नंबर इंक्रीज़ कर गए, पहले 3 थे, अभी कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12, जो कि 2 साल के लिए नॉमिनेट होंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में ये ऊपर जो जितने भी पॉइंट्स है ये सारे हैं, इसमें एक पॉइंट डिफरेंट है, वो है ये जो नंबर ऑफ़ एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको इंक्रीज़ करके दिया गया 10 से लेकर 16 तक, कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 16, और ये भी 2 ईयर के लिए नॉमिनेट्स होंगे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 की बात करते हैं, इसको मिंटो मॉडल रिफॉर्म भी कहते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है कि उन्होंने अभी मुल्क में डबल सिस्टम राइज किया, यानी मरकज़ का अलग और प्रोविंसेस सूबों का अलग। सेंट्रल में उनका मेंबरशिप रखा 60 और प्रोविंशियल में रखा 50, और जो काउंसिल का जो पावर था वो इंक्रीज़ किया गया। और सबसे मेन पॉइंट सेपरेट इलेक्टोरेट्स माइनॉरिटीज़ के लिए रखे गए, और ये मुस्लिम लीग कब से चाह रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 की बात करते हैं, और इसको मिंटेगो चिल्स फॉर्म रिफॉर्म भी कहते हैं। इसकी वजह भी देखते हैं। यहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं कि क्या वजह है कि 1919 का एक्ट आ गया। तो 1909 से और 1919 के दरमियान कुछ वाक़यात हुए हैं। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वार 1 1914 से 1918 तक, खिलाफत मूवमेंट, लखनऊ पैक्ट 1916, चेंजेस मुस्लिम लीग ऑब्जेक्टिव 1913। ये 6 वजूहात मुल्क में हुए, जिसके बिना पर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें अपने कानून में कुछ चेंजेस करने हैं, और उसने 1919 का शिकल इख्तियार किया। इस टाइम जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मैंने कहा था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का बंदा होता था, जो कि इंडिया में नहीं बरतानिया में बैठकर वायसराय से इंडिया के बारे में पूछताछ करता था, और फिर इसको क्वीन या किंग को बताता था। उसका नाम था मिस्टर मोंटेगो, और उन्होंने इंडिया विज़िट किया नवंबर 1917 से अप्रैल 1918 तक। और इंडिया में जो वायसराय था इस टाइम वो था मिस्टर चेम्सफोर्ड, उसके साथ मशवरा किया, और इन दोनों ने मिलकर 1919 का एक्ट ले आए। देखते हैं इस एक्ट में क्या कहा गया। सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल में, ये मरकज़ में। सेंट्रल में उन्होंने रिफॉर्म ले आए बाय कैमरल लेजिस्लेचर, इसका नाम है। सेंट्रल में उन्होंने 2 हाउस बनाए, एक का नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हम अपर हाउस भी कहते हैं और सेनेट भी कहते हैं। इसमें उन्होंने 60 मेंबर रखे, जिसमें 34 जो है वो इलेक्ट होंगे, बाकी जो है वो गवर्नर ख़ुद सेलेक्ट कर देंगे।
दूसरा का नाम है लेजिस्लेटिव असम्बली, जो पाकिस्तान में नेशनल असम्बली है और जिसका नाम लोअर हाउस भी है, जिसमें 145 मेंबर है और 105 उसमें इलेक्ट होंगे। प्रोविंसेस में देखते हैं उन्होंने ले आए डायर की सिस्टम, यानी इस प्रोविंसेस में जो सब्जेक्ट है वो दो ग्रुप में डिवाइड किए गए। एक का नाम है रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरा का नाम है ट्रांसफ़र सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट में रखे गए जुडिशनरी, केनाल, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस, प्रेस पावर एक्सेट्रा। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में रखे गए लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ। आखिरी टॉपिक पे जाते हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें जो पहला एमसीक्यूज है कि ये कंप्रहेंसिव लिंथी एक्ट है अभी तक सब में से। बैकग्राउंड है क्यों ये बनाया गया, तो जब 1919 का एक्ट बना तो उसमें उन्होंने कहा था कि 10 साल बाद एक कमेटी बनेगी और इन एक्ट को रिव्यू करेगी और मौजूदा हालात को देखकर कुछ ना कुछ चेंजेस करेगी। तो उस कमेटी का सरबराह बना सैमन और उस कमीशन को नाम दिया गया सैमन कमीशन। सैमन कमीशन में ये बुरी बात थी कि उसमें कोई इंडियन नहीं था, सारे ब्रिटिश थे। तो इन्हों पर इंडिया वालों ने रिएक्ट किया और उसको कबूल नहीं किया। फिर सैमन कमीशन ने कहा कि आप ख़ुद से अपने लिए क़ानून बनाएं और हम उसको रिव्यू करेंगे। तो उसके ऊपर नेहरू रिपोर्ट बना। नेहरू रिपोर्ट कायद-ए-आज़म को कुछ अच्छा न लगा क्योंकि उसमें मुस्लिम के लिए कुछ पॉइंट नहीं थे। तो कायद-ए-आज़म ने 14 पॉइंट्स अपने पेश किए। फिर ये तीनों चीज़ें मिलकर सैमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिना 14 पॉइंट्स, इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस हुए जिसको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और इससे जो नतीजा मिला उसको उन्होंने एक पेपर पे लिखा जिसको वाइट पेपर कहते हैं। और इसके बाद उसमें कुछ और चीज़ ऐड की गई और उसने शक्ल इख्तियार किया एक्ट 1935 की। जो अहम पॉइंट है वो देखते हैं कि इसमें फेडरल सिस्टम आ गया जो कि अभी तक कई ममालिक में मौजूद है। प्रोविंसेस याद किए गए, टोटल 11 प्रोविंसेस। और बर्मा जो है वो इंडिया से अलग हो गया और सिंध भी जो है वो बम्बई का हिस्सा था और जो वहाँ से अलग होके एक नया सूबा बना। और डायर की जो 1919 ने ले आया प्रोविंसेस में वो 1935 एक्ट ने ख़त्म किया। काउंसिल ऑफ स्टेट जो था, जो अपर हाउस, उसके मेंबर जो थे वो 260 किए गए, ज़्यादा किए गए। जो उसमें 126 जो है वो ब्रिटिश प्रोविंसेस के होंगे और 104 जो है वो इंडियन स्टेट के होंगे। फेडरल असम्बली अभी पहले लेजिस्लेटिव असम्बली का नाम था, अभी फेडरल सिस्टम है। तो फेडरल असम्बली जिसको लोअर हाउस कहते हैं उसमें 375 मेंबर रखे गए, 250 ब्रिटिश प्रोविंसेस से होंगे और 125 इंडियन स्टेट से होंगे। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।